2.16 ग्राम 2.16 ग्राम of copper metal 2.16 gram of copper metal when treated with nitric acid and the residue obtained on heating gives 2.70 grams of 2.70 grams of copper oxide. Gives copper oxide. Clear? Next एक और दे दिया, in another experiment, इसी में याद है हम लोगों ने पहला न्यूमेरिकल किया था, एक चीज को बनाने के अलग अलग मेथड से। ऐसे मैंने कहा कि चलो एक बार आपको डाउट्स आ रहे थे, एक और न्यूमेरिकल इसी पैटर्न का कर लेते हैं। तो लिखो, इन अनदर एक्सपेरिमेंट 1.15 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड 1.15 gram of copper oxide upon reduction with hydrogen gives 0.92 grams of copper. Gives 0.92 grams of copper. Show that this data satisfy law of definite proportion. Show that this data satisfy law of definite proportion. क्लियर? अब देखो ये न्यूमेरिकल ना आसान कैसे था, मैंने आपको दो सेट दे दिए। अब लास्ट टाइम जैसे आप मुझे गए थे, यहाँ पे पहले में मैंने कॉपर को ट्रीट किया किसके साथ, विद नाइट्रिक एसिड, है ना। अगर इन दोनों को ट्रीट किया तो मैंने यहाँ पर क्या बना दिया, एक कॉपर नाइट्रेट की फॉर्मेशन कर दी। फिर मैंने इसको क्या किया, मैंने इसे फर्दर हीट किया है, हीट करके वी वर गेटिंग फॉर्मेशन ऑफ मेजर प्रोडक्ट कॉपर ऑक्साइड। तो एक फर्स्ट प्रोसेस ये दिया। सेकंड तुम लोग बनवाओगे मुझसे, सेकंड का कोई लॉजिक नहीं बन रहा, क्या दिया मैंने इस बार। चलो यहाँ पे मैंने इसने एक लॉजिक पकड़ा, डिकम्पोजिशन, कॉपर ऑक्साइड था, मैंने इसको क्या ऑन रिडक्शन विद हाइड्रोजन, इधर मैं और कुछ नहीं हाइड्रोजन से तो इसे ट्रीट कर रहा हूँ। बिल्कुल अगर ले मैन कंसेप्ट में भी रिएक्शन लिखूँ, ले मैन में भी, तो यहाँ पे मेरे पास कॉपर और साथ में वाटर की फॉर्मेशन आ रही है। क्लियर? तो ये अच्छा मुझे ना लास्ट टाइम जय ने कहा था, खन्ना सर रिएक्शन लिख कर ना समझ जल्दी आता है। तो देखो मैंने किया क्या, यहाँ पे कॉपर और नाइट्रिक एसिड को कंबाइन करके कॉपर ऑक्साइड कर दिया। यहाँ पे मैंने उल्टा नहीं बोल दिया, कॉपर ऑक्साइड लिया और उसमें से कॉपर बना दिया। दैट मीन लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन का ही कंसेप्ट आ रहा था। और तुम्हें क्या कहता था, मुझे बस यहाँ पे किसी चीज़ की परसेंटेज फाइंड करनी है। क्लियर? तो सपोज तुम लोगों ने ना फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ा, ये कॉपर था और ये कॉपर ऑक्साइड था, तो बताओगे इन फर्स्ट केस, अगर मैं यहाँ पर फर्स्ट केस करता, मुझे फर्स्ट केस में बुक में नहीं समझ आया क्या किया है, तुम लोग बता दो मुझे यहाँ पे परसेंटेज ऑफ कॉपर फाइंड करना है, कैसे फाइंड करूँ इन फर्स्ट केस। फर्स्ट केस में परसेंटेज कैसे फाइंड करूँ, ऊपर तो पक्का 2.16 आएगा, है ना। अब नीचे क्या लिखूं, प्लस 2.16 भी करूं, गुड, मीन्स मेरा समझ आ गया। क्यों, इस बार नीचे क्या था, कॉपर ऑक्साइड दिया है। अगर कॉपर ऑक्साइड दिया दैट मीन्स कॉपर ऑक्सीजन दोनों का वेट आ गया। अगर दोनों का वेट आ गया, कितना आ गया यहाँ पर 2.70, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा। इसलिए याद है आपको कहता था हर बार ना ये नीचे का डाउट आएगा तुम्हें, ये इंडिविजुअल मासेज या ये टोटल है। अब जैसे जज ने कहा ना खन्ना सर रिएक्शन बना दो, फिर मुझे भी आसान लगने लगा, क्योंकि कॉपर दे रखा है, इधर कॉपर ऑक्सीजन दोनों का वेट दिया मैंने 2.70, कितना आ रहा है रफली 80, हाँ मेरे ख्याल 80 क्या, हाँ यही आ गया। तो इसका हमारे पास क्या आ गया, ये 80% आ गया।
क्योंकि देख मैंने उसको क्या किया, कॉपर नाइट्रेट था, मैंने स्टेटमेंट क्या दिया, रेजिड्यू ऑब्टेन्ड ऑन हीटिंग गिव्स फॉर्मेशन ऑफ 2.70 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड। तो देख मैंने कॉपर नाइट्रेट बनाया पर इसको मैंने फर्दर हीट कर दिया, तो देख मैंने क्या बना दिया, कॉपर ऑक्साइड। तो कॉपर और कॉपर ऑक्साइड का बेसिक रिलेशन था। ना 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 ना, ये तो सीधा ही, ये तो मैंने आपको बना दी कि चलो जिसको मुश्किल लगता है ऐसे कर लो, और इससे आसान भी हो गया। अब दूसरे में मैंने क्या किया, जो कॉपर ऑक्साइड था इसकी रिडक्शन कर दी हाइड्रोजन से, तो बिल्कुल लेमैन कंसेप्ट में रिएक्शन लिखी, हाइड्रोजन से किया तो पक्का यहाँ से वाटर बाहर आ जाएगा, इधर कॉपर आ जाएगा, तो ये लॉस ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन ही आ गया। अब चलो, अब मैंने यहाँ पर सेकंड केस में फाइंड करना था, इन सेकंड केस। अब सेकंड केस में भी मैंने क्या निकालना है यहाँ पर, परसेंटेज ऑफ कॉपर, है ना, क्या निकालूं मुझे लिखना नहीं आ रहा, गर्भित लिखवाओगे, दोनों गर्भित इकट्ठे बैठ गए, अब बताओ कैसे करूं कॉपर सेकंड केस में। पहले तो वो निकालेंगे कि कॉपर ऑक्साइड में कॉपर, पहले कॉपर के ग्राम में टोटल, ये देख कॉपर का वेट दे दिया 0.92 ग्राम, तो हमें यहाँ पर ऊपर पक्का 0.92 आ जाएगा। अब नीचे क्या लिखूं, 0.92 प्लस 1.5 या सिर्फ 1.15। चलो मिस, अब तो क्लियर हुआ, क्यों, क्योंकि इस बार मैंने उल्टा क्वेश्चन बोल दिया था, 1.5 ग्राम कॉपर ऑक्साइड है, तो यहाँ पर ये क्या आ गया 1.15, और इधर मल्टीप्लाई बाय क्या आ गया 100। इसको भी सॉल्व करोगे ये भी क्या आ जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली 80%, अप्रॉक्सीमेटली 80% आ जाएगा। अब बताओ सबको ये लॉ क्लियर हुए न्यूमेरिकल्स यहाँ तक के, पक्का दिया, आपके चेहरे से क्यों लग रहा है, देख इसमें क्या था 1.5 ग्राम कॉपर ऑक्साइड था, इससे कॉपर कितना बना दिया 0.92, तो कॉपर आया तो इसी में से, इसमें परसेंटेज ऑफ कॉपर फाइंड कर ली, तो ये गिवन मास था और ये टोटल मास था, तो दोनों केस में देख कॉपर की परसेंटेज क्या आ रही है सेम, दैट मीन लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन होल्ड्स गुड, वो लॉ होल्ड गुड कर गया, क्यों, दोनों केस में परसेंटेज क्या आ गई सेम आ गई, दैट मीन ये लॉ गलत नहीं था, जिस मर्जी मेथड से बनाए हर बार कॉपर ऑक्साइड जो बन रहा है उसमें कॉपर की परसेंटेज फिक्स रहेगी। ठीक, सबको क्लियर हुआ। अब ना दो तीन न्यूमेरिकल थोड़े से गंदे करने थे, वो भी ना पता क्या मैं कराता जरूर हूँ, क्योंकि अब हमें जरूरी है, क्योंकि सीबीएसई में भी आ सकता है, कंपटीशन में तो मोस्टली वैसे क्वेश्चंस आएंगे। अब याद है इसके बाद एक मैंने मल्टीपल प्रोपोर्शन कराया था, उसमें एक चीज को फिक्स करते थे, बाकी दो की रेशियो फाइंड करते थे, उसी लॉजिक पे बस मूव करना है। कहोगे ना सर 3 बार 4 बार 5 बार 10 बार, जितनी बार कहोगे रिपीट कर दूंगा, क्लियर करे। हाँ जी दिया, यहाँ तक तो नहीं अब डाउट किसी को भी, किसी को भी, हाँ जी आ रहा हूँ, क्लियर। अब लिखो एक नेक्स्ट न्यूमेरिकल, और एक आदत तो मेरी देख ली, जब न्यूमेरिकल करता हूँ या तो लाइनें लगाता रहता हूँ या टेबल्स ही बना लेते हैं, ये आगे दोनों न्यूमेरिकल्स ना टेबल बनाकर करने सबसे आसान रहेंगे, अगर मैंने टेबल ड्रॉ कर ली मुझे कुछ ना लॉजिक्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, क्लियर। लिखो एक नेक्स्ट, कार्बन इज फाउंड, कार्बन इज फाउंड to form two oxides. Carbon is found to form two oxides which contain 42.9% and 27.3% carbon respectively, which contain 42.9% and 27.3% carbon respectively, show that show that these figures satisfy law of multiple proportion. Show that these figures satisfy law of multiple proportions. क्लियर। अब देखो न्यूमेरिकल तो करते हैं बाद में, मैंने कंबाइन किसको किया, कार्बन और ऑक्सीजन, है ना, और बनाया क्या मैंने इनके ऑक्साइड्स, तो यहाँ पर मैंने आपके साथ लिख दिया फर्स्ट, यहाँ पर मैंने आपके साथ लिख दिया सेकंड, फर्स्ट और सेकंड लिख दिया, इधर मैंने कार्बन और ऑक्सीजन, इधर भी कार्बन और ऑक्सीजन ये कर दिए। पहले केस में कार्बन कितना दिया आपको 42.9, सेकंड केस में कितना दिया 27.3, यही दिया दोनों में, है ना। अब देखो 100 माइनस कर दूं तो ये 42.9 का घुमा फिरा कर ऑक्सीजन कितना 57.1 आ जाएगा,
इसमें भी अगर 100 माइनस कर दूं तो ये रफली हमारे पास कितना 72.7 आ गया। हाँ जी, आ जाएगा यहाँ तक तो यहाँ तक ये पार्ट तो मेरे पास आ गया। अब याद है मैंने एक चीज को फिक्स करना था, क्लियर। तो मैंने ना जब देखो मैं किसी बुक में से करा रहा था एग्जांपल, तो जिस बुक से मैं कर रहा था उन्होंने क्या किया, यहाँ पर ऑक्सीजन को फिक्स कर दें, ऑक्सीजन को फिक्स कर दिया। अगर यार मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या कहता था, ये जो कार्बन की रेशियो है ये सिंपल होल नंबर में आनी चाहिए। अगर ये सिंपल होल नंबर में आ गया दैट मीन्स आवर लॉ इज सेटिस्फाइड। लॉजिक क्लियर हुआ। मैंने कैसे आसान कर लिया, मुझे ये परसेंटेज दे रखी थी दो ऑक्साइड्स की, तो मैंने क्या किया फर्स्ट और ये सेकंड लिख दिया। कार्बन के ऑक्साइड्स है तो याद है दो ही बनेंगे, CO2 या क्या था CO, मैंने नाम नहीं दिए, तो क्या था कार्बन ऑक्सीजन लिख दिए। मुझे कार्बन की परसेंटेज गिवन है दोनों में 42 और 27, तो मैंने यहाँ पे ऑक्सीजन का मान लिया 57.1, माइनस करके इसको माइनस करके 72.7 आ गया। अब मुझे ऑक्सीजन को फिक्स करना था, है ना, ऑक्सीजन को फिक्स करना था। तो देखो एक बड़ी सी लाइन लिखो, क्या था 57.1 पार्ट्स बाय मास ऑफ ऑक्सीजन कंबाइंस विद 42.9 पार्ट्स बाय मास ऑफ कार्बन। लिख सकता था क्योंकि मैंने ना आज नहीं, शायद आज लेक्चर के आखिर तक ना तुम्हारे साथ मोल कंसेप्ट की रिक्वायरमेंट आ जाए। मोल कंसेप्ट तो पता क्या, मोल कंसेप्ट के न्यूमेरिकल्स के मुझे फॉर्मूले नहीं आते, क्लियर। मुझे ना मोल कंसेप्ट की बस एक चीज़ पता है, जो चीज़ गिवन है उसे लिखते जाएंगे लेफ्ट हैंड, और जिसे फाइंड आउट करना है दैट इज ऑलवेज ऑन राइट हैंड साइड, क्लियर। जो चीज़ गिवन उसे लेफ्ट हैंड पे लिखेंगे। यहाँ पे मैंने कार्बन को ऑक्सीजन को फिक्स करना है, तो मैं यहाँ पे ऑक्सीजन को फिक्स करने के लिए ये कर दूँ 1 पार्ट बाय मास ऑफ ऑक्सीजन कंबाइंस विद, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 42.9 डिवाइडेड बाय 57.9 आ जाएगा पार्ट्स बाय मास ऑफ कार्बन, आ जाएगा लॉजिकली। अगर ये 57 है तो ये कितना था 42.9, अगर इसको मैं 1 पार्ट कर दूं तो कार्बन का मास आ जाएगा ये। अगर ये आ गया, इसको जब मैंने सॉल्व किया तो मैंने देखा ये वैल्यू आ गई हमारे पास घुमा फिरा कर, हाँ जी सॉरी 57.1, तो ये 57.1, इसको अगर आपने सॉल्व किया ना तो दिस कम्स आउट टू बी 0.751 पार्ट्स बाय मास ऑफ कार्बन आ गया फर्स्ट केस में। अब ना मुझे समझ नहीं आया मैंने किया क्या है, सेकंड केस में आप लोग वर्डिंग लिखवाओगे, वहां पे भी ऑक्सीजन को फिक्स करना है, क्या लिखें 27.3 लिखूं या ऑक्सीजन पहले था क्योंकि मैंने ऑक्सीजन गिवन है, ठीक। तो 72.7 पार्ट्स बाय मास ऑफ ऑक्सीजन कंबाइंस विद किसके साथ है 27.3 पार्ट्स बाय मास ऑफ कार्बन, तो 1 पार्ट बाय मास ऑफ ऑक्सीजन क्या आ जाएगा 27.3 डिवाइडेड बाय 72.7 पार्ट्स बाय मास ऑफ कार्बन आ जाएगा। इसको अगर आपने फाइंड किया तो दिस कम्स आउट टू बी 0.376 आ गया ये 0.376। अब दिया मैंने क्या किया था, ऑक्सीजन को फिक्स कर दिया, दैट मीन बाकी दो की रेशो फाइंड करेंगे अब, बाकी दोनों की। तो अगर बाकी दोनों की रेशो, अगर मैंने बाकी दोनों में कार्बन की रेशो फाइंड की 0.751 इज टू 0.376 आ गई। यही नहीं हम लोग करते थे पीछे न्यूमेरिकल्स में, एक चीज को फिक्स कर दिया बाकी की क्या रेशो फाइंड कर दी। अब एक तो कहता खन्ना सर दूर दूर तक बता दो ये होल नंबर कहाँ से घूम रहा है, तो पता क्या, अगर आपको 10th का या 9th का याद हो मॉलिक्यूलर और इंपेरिकल फार्मूला किया होगा, मॉलिक्यूलर और इंपेरिकल फार्मूला, वहाँ पे ना होल नंबर कन्वर्ट करने का कंसेप्ट क्या था, छोटी फ्रैक्शन से दोनों को डिवाइड कर दो, जो छोटी फ्रैक्शन है डिवाइड कर दो। तो देखो अगर मैं इनको डिवाइड करता यहाँ पर पूरा लॉजिक देगा फिर कर रहा था 0.751 0.376 और यहाँ पर 0.376 डिवाइडेड बाय 0.376, तो ये तो मुझे पक्का है 1 आ गया। इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो 2 से नहीं जा रहा, 2 से नहीं जा रहा, 2 6 12 2 7 14 1 15 5 1, तो 7 5 2 आ रहा है, ऑलमोस्ट 2 जा रहा है 2 से, तो ये रेशो क्या आ गई 2:1 आ गई, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो। ये पेपर में न्यूमेरिकल्स इस टाइप के आएंगे, क्लियर। तो बस यहाँ पे लॉ ऑफ मल्टीपल मैंने डेफिनेशन नहीं पूछी, मैंने आपको उसका एक न्यूमेरिकल डाल दिया। तो न्यूमेरिकल में मैंने किया क्या, अगर कोई भूल कर बैठे थे या अगर मैंने पहला एग्जांपल कराया था वाटर,
और इधर मैंने क्या किया था H2O2। इधर जब मैंने रेशो फाइंड की थी 2:16, इधर क्या आया था 2:32। तो मैंने क्या किया था, हाइड्रोजन को फिक्स कर दिया था। तो ऑक्सीजन की रेशो फाइंड की थी 16:32, क्या रेशो आ गई थी 1:2। अब भी तो मैंने सारा वही किया, बस अब क्या किया तुम्हें समझाते हुए मैंने होल नंबर्स में चीज़ें की थी ताकि मेरे डाउट्स ना आए। अब तुम्हें सारी चीज़ें पॉइंटों में घुमा दी और कुछ नहीं किया, सेम कंसेप्ट नहीं किया। देखो यहाँ पे मैंने किसको फिक्स कर दिया था, हाइड्रोजन। मैंने यहाँ पे किसको फिक्स कर दिया, ऑक्सीजन। तो जैसे ही ऑक्सीजन को फिक्स किया 42 पॉइंट दिस डिवाइड कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया इसके साथ। तो ये रेशो होल नंबर में तो नहीं आई, पर हम लोगों ने नहीं किया तो मुझसे ना ये लास्ट टॉपिक आएगा मॉलिकुलर और एम्पिरिकल फार्मूला। उसमें होल नंबर में फाइंड करने का एक लॉजिक है कि जो छोटी फ्रैक्शन है उससे सबको डिवाइड कर दो, छोटी फ्रैक्शन को। तो जैसे ही छोटी फ्रैक्शन को डिवाइड किया, ये अपने आप मेरे पास होल नंबर में आंसर आ गया। पेपर में ऐसे न्यूमेरिकल्स आएंगे, अगर आपको लॉ डिफाइन करना नहीं आया तो इस टाइप के न्यूमेरिकल्स आ जाएंगे और बड़े आसान है। मैंने ये कराया ना, जिस बच्चे को होता है घर जाके मैंने प्रैक्टिस करना, जैसे मैंने देखा तुम 2-3 स्टूडेंट्स हो ऐसे जो घर जाके ना उल्टे क्वेश्चन फिर ट्राई करते हो। घर जाके तुम लोग ऐसे ऐसे नहीं कर सकते, तुम लोग कार्बन को फिक्स करके फाइंड करना। मैंने ऑक्सीजन को फिक्स किया, आप कार्बन को फिक्स कर लेना, कार्बन को फिक्स करके फाइंड करना रेशो, देखना वो भी होल नंबर मल्टीपल्स में आएगी। क्लियर हुआ अब कैसे है पूरा न्यूमेरिकल? तो ये देख, पहले ये लॉजिक तो क्लियर हुआ, कार्बन और ऑक्सीजन फाइंड कर लिए। अब देखिए कार्बन कितना था 42.9, ऑक्सीजन का था 57। इधर भी ये जनरल लाइन लिख दी। अब मैंने ना यहाँ पे ऑक्सीजन को फिक्स करना था ताकि मेरा ऑक्सीजन बाहर हो जाए, दोनों कार्बन की रेशो आ जाए। तो क्या था, मैं इसको 100 भी कर सकता था, मैंने 1 पार्ट कर दिया। क्लियर? तो जब इसका 57 है तो ये 42.9 था। अगर इसका एक पार्ट लिया है तो पक्का है कार्बन कितना आएगा 42.9 डिवाइडेड बाय 57.1, तो ये ग्राम्स ऑफ पार्ट्स बाय मास कार्बन आ गया। ऐसे इसमें था ऑक्सीजन है, ये कार्बन है, तो अगर एक पार्ट लेता ऑक्सीजन, इसको भी डिवाइड कर दिया 0.376 आ गया। मीन्स अब मैंने इसको करके क्या किया, ये ऑक्सीजन बाहर कर दिया। और जब मैं पढ़ा रहा था आपको, मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन बाहर कर दिया था, तो मैंने ऑक्सीजन की रेशो फाइंड कर दी थी। अब यहाँ पर भी क्या हुआ, ऑक्सीजन तो फिक्स हो गया, इस कार्बन की और इस कार्बन की मैं रेशो लिखकर बैठ गया। पर आपने क्या करना था, दूर दूर तक होल नंबर तो आ नहीं रहा। आपने तो कहा था दिस विल बी सिंपल होल नंबर मास रेशो, ये तो सर आप पॉइंटों में करके बैठ गए। तो पॉइंटों से बाहर आने के लिए हमारे पास एक लॉजिक था, जो छोटी फ्रैक्शन है उससे दोनों को डिवाइड कर दो। ये हमारा ना आगे जब करेंगे इंपेरिकल फार्मूला होल नंबर में कन्वर्ट करने का लॉजिक था। whenever we have to convert our fractions into whole number, तो हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड बाय स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। तो स्मॉलेस्ट क्या था 376, इससे मैंने डिवाइड कर दिया, तो ये तो आ गया 1। और ये रफली देखो 751, इधर 376, 2 से नहीं जा रहा, 2 से, तो 2 से करके क्या आ गई रेशो 2:1। हाँ तो 52 में 1.9999 आ गया है ना, 1.999 मीन्स ऑलमोस्ट इसे 2 कर दिया। ठीक, अब क्लियर? ये तो ना तुम्हारे चेहरे सबके पढ़ता रहता हूँ, मुझे बता दो जहाँ पे डाउट आएगा, हम लोग सारा रिपीट कर देंगे। अभी तो बाकी जगह सिलेबस स्टार्ट भी नहीं हुआ हमारा चैप्टर काफ़ी। हाँ जी, इसको ये तो अब सॉल्व करना पड़ेगा, इसका कोई हल नहीं है। और देख इसको आसान पता है कैसे, ये 72 7 है, ये तेरा 27 है ना। तो देख यहाँ पे 27 और 7, अगर 2 को 7 से करूँ नहीं जा रहा, 27 से तो जा रहा है। नहीं यहाँ पे बस 0.376 लिख के छोड़ देना। हाँ हाँ, इसको आगे वही लिखेंगे। ये क्या आगे तेरे पास पार्ट्स बाय मास ऑफ कार्बन। तो देख जिसको कैलकुलेशन मुश्किल लगता है 27/7 तो है ना, 27/7 तो है, 7/4 तक क्या हो जाएगा 28, तभी पहला डिजिट पक्का तेरा 3 से ही आएगा। हुआ क्लियर? कि मैं इसको सॉल्व करने बैठता ना, अगर 273 और क्या था 727, मैं तो पागल हो जाऊंगा ऐसी कैलकुलेशन में। फिर मैंने देखा 2 और 7 नहीं जा रहा, 27 और 7 करूँ तब जा रहा है, 27/7 करूँ, एटलीस्ट 7/4 था 28 है, 4 तो जा नहीं रहा, 3 से ही जाएगा, तो मुझे पहला डिजिट मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो पहला डिजिट मिल जाए ना, फिर आगे थोड़ी सी कैलकुलेशन का रास्ता सा मिल जाता है बस करने का। क्लियर? अब बताओ सबको क्लियर हुआ ये न्यूमेरिकल? किसी को कोई डाउट अब? हाँ जी आ रहा, हाँ जी वनीशा, क्लियर पक्का? अब ना जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल करा रहा था, डर तो लग रहा है तुम्हें कराते हुए, अभी मैंने सारे लॉस के अलग अलग कराए थे। अब क्या होगा, उस एक ही न्यूमेरिकल में लॉ ऑफ डेफिनेट भी आ जाएगा
मल्टीपल भी आ जाएगा, जितने कंसेप्ट अभी तक किए लॉ के वो एक ही न्यूमेरिकल में सारी चीज़ें आ जाएंगी, सारी की सारी चीज़ें। और वो ना सीबीएसई में आता है रेयर, कंपटीशन में मोस्टली वैसे क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि मैंने देखा भी आपको ऑक्साइड्स दिए, नेक्स्ट में गंदा क्वेश्चन क्या कर दूंगा, इनके फॉर्मूले प्रिडिक्ट करो, प्रिडिक्ट फार्मूला ऑफ दिस। तो वहाँ पे जितने हम लोगों ने लॉस पढ़े वो सारे के सारे लॉ यूज में आ जाएंगे। तो मैंने आपको होगा ना, खन्ना सर ने असाइनमेंट डिस्कस ही नहीं की बाद में, आज घर जाके देखना, मैंने आपको लॉस के क्वेश्चंस करा दिए, उनमें 3-4 न्यूमेरिकल्स लॉस के बेस पे ही है। क्लियर? तो आज जो न्यूमेरिकल कराऊंगा घर जाके उसी पैटर्न के 2 या 3 उस असाइनमेंट में भी है, आपको प्रैक्टिस के लिए मिल जाएंगे ऐसे क्वेश्चन। करें अब? हाँ जी, ये वाली, हाँ जी हाँ जी, हाँ हाँ, ये इसको, ये तो सॉल्व करके ही आएगा। हाँ हाँ, मुझे तो आंसर चाहिए यहाँ पे, ये तो मैंने आपके लिए लॉजिक लिख दिया कि ये आया कहाँ से है। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, फिर क्या तुझे रफ में करना पड़ेगा इसे सॉल्व, सॉल्व तो करना ही पड़ेगा रफ में, पता है। पर अगर ऐसे लिख दोगे तो जो मेरे जैसा टीचर है जो चेकिंग कर रहा है ना, उसने देखा तेरा ये आंसर गलत आया, उसने 0 नंबर कर देना है। पर अगर आप पहले ये लिखोगे ना, उसको ये तो हो जाएगा कि इसको लॉजिक क्लियर है, तो फिर तुम्हें, अगर मेरे जैसा टीचर है तुम्हें स्टेप्स के नंबर दे देगा। पर अगर आपने यहाँ पे 0.75 था, आपने फाइंड कर दिया 0.5, गलती से कैलकुलेशन गलत होगी, वो कहेगा इसने तो सारे ही गलत कर रखे, क्रॉस कर देगा। पर अगर आप ये लिखोगे ना, फिर आगे आंसर गलत किया, तो मेरे जैसा टीचर अगर है तो वो तुम्हें थोड़े से नंबर दे देगा कि भाई यहाँ तक तो ठीक किया ना। इसलिए बेस्ट है पूरा स्टेप्स में करो, ताकि टीचर को ना ज़्यादा स्ट्रेस ही ना पड़े पेपर चेक करते हुए। मेरे सर मुझे पता है क्या कहते थे, कहते संदीप जब मैं पेपर चेक करूँ ना, अगर मेरे ऐसे हो गया, यहाँ पे मेरे रिंकल्स आने, मैं कहते तेरी कॉपी पर डाल दूंगा कि इसने मुझे स्ट्रेस में डाला है। मेरे सर ऐसे पढ़ाते थे, कहते वो तुम मेरे ना यहाँ पे रिंकल्स मत आने दे, तेरे मेरे रिंकल्स आए नहीं, तू सामने है नहीं, मैं तेरे नंबर ही कम करूंगा। तो उसको रिंकल ना आने दो, उसको पहले ये दिखा दे, ले भाई तू पहले ये देख ले, आगे मैंने आंसर कैलकुलेट कर रखा है। हाँ, जैसे मर्जी करो, मुझे बस ये रेशो 2:1 लेकर आनी थी। ठीक है भाई, ये रेशो आनी चाहिए, और यही तो मुझे चाहिए जब मैं पढ़ा रहा हूँ, तुम लोग खुद रास्ते सोचो और क्या क्या कर सकते हैं। करें एक और न्यूमेरिकल, करूँ इसे ऊपर, पक्का। अब लिखो एक नेक्स्ट न्यूमेरिकल, बस इसके बाद फिर आगे लॉस ही है, फिर आगे न्यूमेरिकल मुश्किल है कोई। टू ऑक्साइड्स ऑफ मेटल, two oxides of metal containing two oxides of metal containing 27% and 30%, containing 27.6, containing 27.6% and 30% oxygen respectively. Two oxides of metal containing 27.6 and 30% oxygen respectively. If if formula of first oxide if formula of first oxide is M3O4, if formula of first oxide is M3O4, predict formula of second metal oxide, predict formula of second metal oxide. क्लियर? फिर रिपीट करता हूँ क्वेश्चन, मैंने दिया क्या आपको, 27.6 और 30% ऑक्सीजन दे दिया इन आवर टू ऑक्साइड्स, और एक का मैंने फॉर्मूला दे दिया M3O4, और तुम्हें कहा प्रिडिक्ट फार्मूला ऑफ सेकंड मेटल ऑक्साइड। सेकंड का मुझे यहाँ पर मेटल ऑक्साइड का फार्मूला प्रिडिक्ट करना है। क्लियर? अभी देखा पीछे सिर्फ मेटल ऑक्साइड दिए थे, अब इनके फॉर्मूले पे चला गया। इसलिए ना ये न्यूमेरिकल्स बड़े इंपॉर्टेंट है। तुम्हारे सीबीएसई में तो शायद मैंने कभी 5-6 साल में कभी पढ़ा हो, कंपटीशन में मोस्टली ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। क्लियर? तो देखो मेरे यहाँ पर लिखो अब क्वेश्चन, इधर मैंने लिख दिया फर्स्ट, इधर मैंने आपके साथ लिख दिया सेकंड। क्लियर? इधर मैंने फॉर्मूला क्या दिया आपको, M3O4, ये खुद मुझे रास्ता बताते जाना, ये MO लिख दिया। अब मुझे नहीं पता मेटल कितने एटम है, और ये इसको X और इसको Y मान लूँ, क्योंकि मैंने इसका फॉर्मूला पूछा है मेटल ऑक्साइड का, यही बन जाएगा। अब याद है मैंने आपको क्या कहा था, न्यूमेरिकल मैं करता हूँ बाद में,
पहले टेबल बना लूं मेटल और ऑक्सीजन के बेस पे, टेबल बना ले। अब तुम लोग बना दो, मुझसे नहीं बन रही। कितना दिया फर्स्ट केस में ऑक्सीजन? 27.6। चलो 27.6 है, तो ये घुमा फिरा कर 72.4 आ जाएगा। क्लियर? ये कितना दिया? 30, तो ये 70 आ जाएगा। आ जाएंगे ये। अब देखो मेरे साथ ना इसमें कैसे मैंने सारे लॉज को इकट्ठा कर दिया। अब तुम्हें एक मोल कंसेप्ट का लॉजिक दिया था, क्या दिया था? जो चीज गिवन है उसे कहाँ लिखते हैं? लेफ्ट हैंड। जो फाइंड आउट करना है दैट इज ऑन राइट हैंड साइड। मुझे मासेस दे रखे हैं, मुझे नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करना है। मासेस दिए, एटम फाइंड करना है, दैट मीन स्टार्ट मास से करना पड़ेगा। अब देखो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन कैसे पिक्चर में आया। अगर इसका 72.4 वेट है तो कितने मेटल के एटम कितने हैं? 3, है ना? पहले रफ लिखते हैं। अगर ये 72.4 था तो मेटल के एटम कितने थे? 3। अगर इसका मैं 1 ग्राम लेता तो इसके एटम कितने आ जाएंगे? 3/72.4। पर मेरे पास मेटल कितना दिया? 70, तो दैट मीन 70 विल कंटेन, इसको मल्टीप्लाई बाय 70 कर दूंगा। मुझे न्यूमेरिकल का लॉजिक मिल रहा है कैसे कर रहा था। क्यों? क्योंकि मैंने लॉ ऑफ डेफिनेट किया था। वो कहता था जो ये कंपाउंड बना है इसमें नंबर ऑफ मेटल और ऑक्सीजन का जो मास है वो फिक्स है। दैट मीन्स अगर इतना मास है तो मेटल के एटम कितने हैं? 3 है। क्लियर? तो मुझे मोल कंसेप्ट याद था, जो चीज़ गिवन है उसे लिखो लेफ्ट हैंड। मुझे यहाँ पे नंबर फाइंड करना है, तो दैट मीन मैंने मास इधर लिख दिया। अगर 72 है तो एटम कितने हैं? 3। अगर 1 ग्राम है तो इसका वेट एटम कितने आ गया? 3/72.4। मेरे पास यहाँ पे अन्य कितना वेट दिया? 70, तो मैं 70 में एटम्स फाइंड कर सकता था। ऐसे ही ऑक्सीजन क्या कर सकता था। तो मैं अभी पूरा न्यूमेरिकल करूंगा, तुम लोग वर्डिंग लिखवा दो इसकी। क्या लिखूं फिर ऑक्सीजन के लिए? अगर 27.6 है तो एटम कितने? 4। अगर ये 1 है तो क्या हो जाएगा? 4/27.6। 4 को नीचे कैसे? वो फिर वही तो फाइंड। पर यहाँ पे फिर 70 ग्राम है। और मत घुमा, ये न्यूमेरिकल पहले बड़ा वो है, इसलिए एक लॉजिक याद है, मुझे एटम्स फाइंड करने हैं। इसलिए एटम को कहाँ रखो? राइट हैंड पे। जो गिवन है उसे लिखते जाओ लेफ्ट हैंड। क्योंकि याद है छोटी क्लास से शिवेन न्यूमेरिकल जब करते थे, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 पेन ₹10, कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 पेन कहाँ लिखा था? लेफ्ट हैंड पे। आंसर कहाँ पे आता? राइट हैंड साइड। और मत घुमा इनको, नहीं तो फंस जाएंगे। क्लियर? तो यहाँ पे पक्का था। मुझे किसके लिए फाइंड करना है? 30, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 30 हो जाएगा। तो देखो मैंने यहाँ पे तुम्हारे सारे लॉस इकट्ठे स्टार्ट कर दिए करने, इसलिए ये न्यूमेरिकल बड़े इंपॉर्टेंट है। लॉजिक सबको क्लियर हुआ? अभी मैंने कुछ नहीं किया न्यूमेरिकल का, सिर्फ एक लॉजिक दिया है। समझ आया सबको? क्लियर? अगर लॉजिक समझ आया तो अब इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करें। इसको तो कर दिया मैंने सारा रब, ये सारा तो ऐसे लिख कर बैठा था। अब अगर लॉजिक समझ आया था, तुम लोग मुझे फाइंड कराओगे क्या बोला था? मुझे तो कुछ भी नहीं याद। कैसे स्टार्ट करें? चलो 72.4 पार्ट्स बाय मास ऑफ मेटल, है ना, कंटेन्स कितनी है? 3 एटम्स ऑफ एम। 3 एटम्स ऑफ एम आ गए। तो यहाँ पर अब दिया क्या लिख दूँ? 1 पार्ट बाय मास ऑफ मेटल कंटेन्स 3 डिवाइडेड बाय 72.4 एटम्स ऑफ मेटल। ठीक, मुझे किसके लिए फाइंड करना है? 70 पार्ट्स बाय मास ऑफ मेटल विल कंटेन, तो यहाँ पे 3/72.4 इंटू यहाँ पर क्या आ गया? 70, ये आ गए एटम्स ऑफ। ये देख नीचे डिनोमिनेटर में जाएगा। क्यों? जब ये 1 है तो यहाँ पे एटम्स अभी आ रहे हैं। ये देख यहाँ पे जब आए पार्ट और पार्ट करके एटम्स ही रह गए। ठीक, इसको अगर आप सॉल्व करोगे ना, इसकी वैल्यू आती है 2.90 एटम्स ऑफ एम। यहाँ पे आ गया 2। हाँ कर, ऊपर क्या घूम रहा है? 210, नीचे क्या 7 से कर रहा हूँ, तो 3 से करूंगा तो बड़ी टर्म है 2 पॉइंट समथिंग ही आएगा, क्योंकि ऊपर 210 है, नीचे तरफ 7 से बड़ी टर्म है।
तभी 3 से तो नहीं, 3 से छोटा टर्म, 3 से छोटा 2 ही है। क्लियर? आ गया ये एक पार्ट। ये देख, यहाँ पे ये कितना था 72.4, इसके एटम कितने थे 3 थे। ठीक, अगर ये 1 ग्राम होता तो इसके एटम कितने आ जाएंगे, 3 से डिवाइड कर दिया, पर मेरे पास इसके एटम्स फाइंड करने थे। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या होल्ड गुड कर रहा था, तो यहाँ पे देख एक के एटम्स आ गए, मेरे पास क्या 70 है, तो इसको 70 से मल्टीप्लाई कर दूँ। जैसे एक पेन की कॉस्ट क्या थी 10 रुपये है, जब मैंने 10 पेन लिखे तो मैंने क्या उसको मल्टीप्लाई कर दिया था। अब मेरे पास एक का एटम का वेट आ गया, मेरे पास क्या था 70, उसको मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर? अब पता क्या था दिया, मुझे खुद नहीं समझ आया, ये मैंने मेटल का तो फाइंड कर दिया, ऑक्सीजन का कैसे लिखूं? स्टेटमेंट आप लिखवा दो ऑक्सीजन के लिए। गुड, 27.6 पार्ट्स बाय मास ऑफ ऑक्सीजन कंटेन्स, कितने हैं, कितने ऑक्सीजन के एटम, 4 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। अरे यही आएगा। नेक्स्ट लाइन में क्या लिख दूं, 1 पार्ट, हाँ जी हाँ जी, ऑफ ऑक्सीजन, 4 डिवाइडेड बाय 27.6 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर? अब देख अरब, जो आपको डाउट आ रहा था एक पार्ट के इतने एटम्स है, मेरे पास कितने हैं 30 है, तो 30 पार्ट्स बाय मास ऑफ ऑक्सीजन विल कंटेन 4 बाय 27.6, और इधर मेरे पास क्या आ गया इनटू 30 आ जाएगा, आ जाएगा ये। क्लियर? इसको अगर आपने सॉल्व किया ना, मेरे का 4.35, अगर आपने इसको सॉल्व किया तो यहाँ पर आ जाएंगे 4.35 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। आ गए, आगे एटम्स। अब मुझे फॉर्मूला घुमाना था, इधर मेटल लिख दिया, इधर ऑक्सीजन। मेटल के कितने एटम्स आए हैं 2.90, और ऑक्सीजन के कितने आए हैं 4.35। होल नंबर में नहीं है, क्या लॉजिक दिया था इसको होल नंबर में कन्वर्ट करना है, तो डिवाइड बाय स्मॉलेस्ट। इधर स्मॉलेस्ट कौन सा है 2.90, इधर क्या है 2.90, स्मॉलेस्ट यही थे। अगर ये किया, इसको सॉल्व किया तो ये आ गया 1:1.5, आया होल नंबर। कैसे करूं, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूं, क्योंकि हम लोगों ने 10th में कर रखा है डाल्टन लॉ। डाल्टन लॉ क्या कहता था, एटम्स आर इनडिविजिबल, तभी मुझे ये होल नंबर में चाहिए। अगर होल नंबर में लेना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तब आ जाएगा आंसर। अगर 2 से किया तो ये क्या आ गया ट्वाइस, और ये क्या आ गया 3। क्लियर? तो मेरा फॉर्मूला क्या बन गया M2O3। ये ना आरव पेपर में अगर आया, सबसे गंदा न्यूमेरिकल सीबीएसई के पेपर में अगर आया तो ये आएगा। कंपटीशन में पता क्या, हमारे अब 25 क्वेश्चन रह गए जेई में, तो 25 क्वेश्चन चैप्टर ही शायद ज़्यादा होंगे हमारे पास, तो वहाँ पे तुम्हें ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जहाँ पे ना हम लोग क्वेश्चन टॉपिक्स को क्लब कर देते हैं इकट्ठा। तो मैं सारा रिपीट कर देता हूँ। देखो ये बेसिकली था क्या, जो ME3O है, 10th क्लास में कहीं तो पढ़ा होगा Fe3O4, है ना। ये बड़ा कॉमन पड़ा होगा कौन सा, Fe2O3। तो याद है, इसका एक और भी तो घूमता है ऑक्साइड FeO। क्लियर? इससे पेपर में पता नहीं कौन सा केस आ जाए, हम लोग आपको ना हाइपोथेटिकल केस से डाल देते हैं हर बार, ये MK बेस भी आता है। तो कुछ नहीं था मुश्किल, बस क्या था, लॉ ऑफ डेफिनेट का यूज था। तो मुझे इसका वेट क्लियर है, मुझे यहाँ पर क्या दे रखा था, इसका मास दे रखा है, तो एटम दे रखे 3 है। क्लियर? तो इसका बस मैंने एटम फाइंड करने, तो मैंने क्या किया, जो आरव आपको डाउट आया था, एक पार्ट में देख लिया कितने एटम्स है, एक पार्ट में आ गए 70 से उसको मल्टीप्लाई कर दिया, मेरे नंबर ऑफ एटम्स आ गए। पर हुआ क्या, ये होल नंबर्स में नहीं आए। अब मेरे पढ़ाने का कुछ देखा है, जब तुम्हें चीज़ें समझाता हूँ सारी होल नंबर में घुमाता हूँ, ताकि तुम्हें एक बार ना लॉजिक समझ आ जाए बस। वो तो शायद पेपर में आ जाए, किस्मत अच्छा है, नहीं तो ऐसे फ्रैक्शंस में आएंगे। और फ्रैक्शन को होल नंबर में कन्वर्ट करना सबसे आसान क्या था, सबसे छोटी टर्म से सबको डिवाइड कर दो, सबसे छोटी टर्म से सबको डिवाइड कर दो। देखो पहली रेशो बड़ी अच्छी आ गई, दूसरी 1.5 आ गई, बाकी जो रेशोज है ना, वो जब एम्पिरिकल फार्मूला करेंगे वहाँ पे और घुमाएंगे। क्लियर? अब हाँ जी हाँ जी, सर जैसे हमारे पास ये आइटम्स आ गए 2.90, हाँ तो सर हम इसी को ही बोल नहीं सकते हैं, क्या कहते हैं
मुझे यही था, कोई बोलेगा कि खन्ना सर सिग्निफिकेंट फिगर भी तो कराए। यहाँ के मैंने सिग्निफिकेंट फिगर किस लॉजिक पे कराए थे, मैथमेटिकल ऑपरेशन। वहाँ पे हम लोग अपनी कैलकुलेशन, ये तो एटम्स है, मुझे एटम तो एग्जैक्ट चाहिए। ये आप नहीं, बड़ों को आता है। खन्ना सर क्या इतना समझा रहे हो, कर दो सिग्निफिकेंट फिगर। पर सिग्निफिकेंट फिगर्स का कंसेप्ट यूज में लेकर आए थे फॉर मैथमेटिकल ऑपरेशंस। यहाँ पे तो हम लोग इनके एटम्स फाइंड कर रहे हैं, ये मुझे एग्जैक्ट चाहिए। तो एग्जैक्ट करने के लिए ये लॉजिक था कि सबसे छोटी फ्रैक्शन से सबको डिवाइड कर दो। पर गुड, अगर तुम लोग ऐसे क्वेश्चन पूछते हो ना, मेरा पढ़ाया समझ आ रहा है, तो एक होता है ना, खन्ना सर कराया तो है सिग्निफिकेंट फिगर कर दो राउंड ऑफ, वो राउंड ऑफ कर सकता था। कहाँ पे, ओनली फॉर आवर मैथमेटिकल ऑपरेशन। यहाँ पे तो एटम्स है, और ये मुझे एटम तो एग्जैक्ट चाहिए। और क्या था, एक स्टूडेंट कहता खन्ना सर रहने दो फ्रैक्शन में क्या प्रॉब्लम है, रहने दो फ्रैक्शन में भी क्या कहता है। डाल्टन थ्योरी ने हमें बेसिक दिया था, एटम्स आर इनडिविजिबल, कि एटम को हम लोग तोड़ नहीं सकते, इसलिए ये तो होल नंबर में लेना ही पड़ेगा। होल नंबर में कन्वर्ट करने का लॉजिक था, इन सबको पकड़कर डिवाइड कर दो आपस में। अब क्लियर हुआ सबको, पक्का? नोट कर लो तभी आगे चलते हैं। हेलो, हाँ जी, स्पीकिंग। अच्छा अच्छा मैम, किस क्लास के लिए मैम? अच्छा, मेरे पास मैम 11th और 12th है। हाँ जी, तो मैं अभी क्लास में था, मैंने 5 बजे फ्री हो जाना मैम। हाँ, मैं इधर ही इंस्टीट्यूट में ही था। अच्छा अच्छा, ये मैम न्यू लाइट के साथ है, खन्ना केमिस्ट्री क्लासेस। अच्छा अच्छा, नहीं खन्ना केमिस्ट्री क्लासेस साथ ही है न्यू लाइट के। SCF 23 है, SCF 23 सेक्टर 15 में। हाँ जी हाँ जी, 15 में, 15 में। मैं आपके साथ एड्रेस शेयर कर देता हूँ। हाँ जी। हाँ जी हाँ जी, अब क्लियर हुआ सबको? हाँ जी। किसी को कोई डाउट अभी तक इस न्यूमेरिकल में भी? पक्का? सबको क्लियर? क्लियर? हाँ जी दिया, चल गुड। अगर यहाँ तक क्लियर है, अब ना इसके मैंने आपको असाइनमेंट में 2-3 क्वेश्चन दिए हैं मेटल ऑक्साइड, उसमें शायद मैंने एमओ करके दे रखा है, वो अब आप लोग ट्राई करना, नहीं तो नेक्स्ट क्लास नहीं होगा, मैं उसके क्वेश्चन डिस्कस कर लूँगा वर्कशीट में। क्लियर? अब इसके बाद ना हमारे पास लॉ एक रह गया, कौन सा लॉ रह गया? गैलुजैक्स लॉ ऑफ गैशियस वॉल्यूम। पता क्या, मुझे ना यहाँ पर बस ये लॉ आपको पढ़ाना है, सिर्फ ये लॉ यहाँ पे क्लियर करना है। इसके न्यूमेरिकल सारे हमारे आ जाएंगे मोल कंसेप्ट में। ये पूरे न्यूमेरिकल इसके मोल कंसेप्ट पे है। जैसे आप बुक्स में भी पढ़ोगे ना, बुक्स में सिर्फ आपको ये लॉ की डेफिनेशन दी है, डेफिनेशन के बाद फिर आगे इनको बाकी न्यूमेरिकल सारे मोल कंसेप्ट में कर रखे हैं, मोल्स और वॉल्यूम को रिलेट करके। क्योंकि इस लॉ में तो एक वर्डिंग की क्या आ रही है, गैशियस वॉल्यूम। तो पता क्या, इसकी 4-5 लाइनें तो छोड़ देना कि खन्ना सर इसकी डेफिनेशन लिखवाएंगे क्या है, पहले थोड़े एग्जाम्पल क्लियर करें इस लॉ के। हाँ जी, हाँ हाँ हाँ, सीबीएसई में नहीं है, ठीक, वो सीबीएसई में। हाँ जी, GAY, GAYLUSSACS, गैलुजैक्स। और पता है क्या आरव, इसके स्पेलिंग याद करने दो, पेपर में मैं दूंगा डिफाइन दिस लॉ। तुम्हें तो बस लॉ समझ, मैं इसके सब शॉर्ट में पता क्या बोलता हूँ, इसको GL के बेस पे याद कर लो, क्योंकि ये स्पेलिंग तो मैं दूंगा पेपर में डिफाइन, तो तुम्हें स्पेलिंग नहीं याद करने, बस तुम्हें लॉ समझ आना चाहिए। और लॉ क्या सिंपल था, गैशियस वॉल्यूम है, तभी सिर्फ गैसेस को लेकर डील करेंगे। तो तुम्हारी बुक में ना इसका एग्जांपल ऐसे दिया था, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस, इसको कंबाइन किससे किया,
with chlorine gas, तो we get formation of, यहाँ पे उन्होंने क्या दे दिया, we get formation of हाइड्रोजन क्लोरीन गैस। तो यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोरीन गैस की फॉर्मेशन कर दी, और साथ में उन्होंने पता क्या किया, यहाँ पर लिख दिया 1 वॉल्यूम, इसका भी लिख दिया 1 वॉल्यूम, यहाँ पर लिख दिया 2 वॉल्यूम। तुम्हारी बुक में पहला एग्जांपल इसका ये दे रखा है। सेकंड एग्जांपल एक और दिया, हाइड्रोजन गैस, इसको कंबाइन किससे किया, विद ऑक्सीजन गैस। यहाँ पे वी गेट फॉर्मेशन ऑफ वाटर वेपर या वाटर गैस लिख दिया, वाटर वेपर या वाटर गैस लिख दिया। यहाँ पर तुम्हें उन्होंने बेसिक क्या दे दिया, 2 वॉल्यूम, इधर कर दिया 1 वॉल्यूम, इधर साथ में कर दिया 2 वॉल्यूम। क्लियर। थर्ड एक और एग्जांपल दे दिया, नाइट्रोजन गैस, इसे कंबाइन कर दिया विद हाइड्रोजन गैस, और इन्होंने यहाँ पे फॉर्मेशन दे दिया हमें, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया गैस। इधर उन्होंने यहाँ पर आपको बेसिक दे दिया 1 वॉल्यूम, इधर कर दिया आपको 3 वॉल्यूम, और इधर आपको क्या कर दिया 2 वॉल्यूम। फिर इनकी रेशियोज फाइंड करने बैठ गए। तो पता है काफ़ी टाइम तो मैं भी ये रट्टा लगा के पढ़ा रहा होता था, मैं भी ऐसे पढ़ा के बैठ गया। फिर तुम्हें से करना था ये क्या लिखा है 1 वॉल्यूम 2 वॉल्यूम, ये है क्या। तो बेसिकली कुछ भी नहीं था। देखो मैंने तो बुक के जैसे भी सारा लिख दिया, इसको रिएक्शन के बेस पे कन्वर्ट करें। अगर पहले को रिएक्शन के बेस पे करूँ, हाइड्रोजन गैस है तो H2 आ गया, क्लोरीन गैस है तो Cl2 आ गया, कंबाइन करके इन्होंने क्या बना दिया, ट्वाइस HCl। तो यही लॉजिक नहीं आ रहा जो बुक्स में दिया है। 1 वॉल्यूम, इसका भी क्या था 1 वॉल्यूम, इसका क्या था 2 वॉल्यूम आ गया। इसे तुम्हें ना ऐसे याद करने की जरूरत ही नहीं है, तुम्हें तो बस एग्जाम्पल समझ आना चाहिए था, इसलिए मैंने ऐसे कन्वर्ट कर दिया। ऐसे ही दूसरे को भी अगर रिएक्शन में कन्वर्ट करूँ, हाइड्रोजन किससे कंबाइन किया, ऑक्सीजन, बना क्या यहाँ पर वाटर, इसको भी बैलेंस कर दूँ। अगर इसे बैलेंस कर दूँ, ये रिएक्शन बैलेंस हो गया, आ गया अपने आप 2 वॉल्यूम 1 वॉल्यूम और 2 वॉल्यूम्स आ गए। तो मैं भी ना नया नया पढ़ाता था, मैं भी पता नहीं कैसे पढ़ाता रहा, मुझे खुद नहीं पता। क्लियर। पर धीरे धीरे ऐसे कहा कि ये समझना ऐसे बड़ा मुश्किल है, इसको रिएक्शन के फॉर्म में ले जाओ। ऐसे ही जब लास्ट वाले को भी रिएक्शन के बेस पे ले गया, यहाँ पर क्या आ जाएगा, नाइट्रोजन है तो N2, इधर मेरे पास क्या हाइड्रोजन, दोनों ने कंबाइन करके क्या बना दिया यहाँ पर अमोनिया। तो ये रिएक्शन भी बैलेंस हो गया। तो यही कंसेप्ट नहीं आ गया, 1 वॉल्यूम 3 वॉल्यूम और 2 वॉल्यूम्स आ गए आगे। तो ये थे, अभी सिर्फ मैंने एग्जांपल्स लिखे 3। अगर मैं पहले केस में इनकी मोलर रेशियो फाइंड करूं, फर्स्ट में 1:1:2 आ रही है, सेकंड केस में अगर रेशियो फाइंड करूं तो 2:1:2 आ रहा है, लास्ट वाले में फाइंड करूं तो 1:3:2 आ रहा है। ये था हमारा लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। क्लियर। कि जब भी हम लोग गैसेस को कंसिडर करेंगे रिएक्टेंट्स में और प्रोडक्ट्स में, अंडर सिमिलर कंडीशंस और टेम्परेचर एंड प्रेशर, दीज विल बेयर सिंपल होल नंबर रेशियो टू वन अनदर। कि जो मर्जी गैसेस को कंसिडर करें, पर अंडर सिमिलर कंडीशंस और टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्यों, क्योंकि तुम्हें से किसी को तो मालूम है वाटर सबसे गंदा एलिमेंट है, गंदा तो नहीं कहूँगा, ये तो हमारे लिए मेन है। ये सॉलिड लिक्विड गैस सब में नहीं एग्जिस्ट कर सकता। क्लियर। मैं तो गैस में ले रहा था इसे अबव 100 डिग्री, मैं अगर -0 कर दूं और -10 डिग्री कर दूं, ये तो सॉलिडिफाई हो गया। तो हमने कर दिया अंडर सिमिलर कंडीशंस और टेम्परेचर और प्रेशर, कि इनका जो मोलर रेशियोस है दिस विल बी सिंपल होल नंबर, सारे के सारे होल नंबर रेशियोस में घूमेंगे। ये था हमारा लॉ ऑफ गैलुजैक्स, लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। तो जैसे यार ये स्पेलिंग तो मुझे नहीं याद रहते थे स्टार्टिंग में, मैं खुद पता नहीं क्या करता था, शायद लुजैक्स के उल्टे सीधे लिखता था, LUS करके डबल है। क्लियर। तो ये GAY लुजैक्स लॉ आ गया, इसको बाद तुम्हें लॉ क्लियर आगे ना बड़ी, हमारे पास कुछ और भी आएंगे। मैं सबको कहता हूँ डेफिनेशन तुम्हें आनी चाहिए, नाम तो एक आएगी गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन आगे। तो तुम बच्चे खन्ना सर इतना बड़ा नाम बोलेगा कौन, मैं कहता ना बोलो, मुझे चाहिए नहीं, तुम्हें इक्वेशन यूज करनी आनी चाहिए। वो तो पेपर में मैं दूंगा, अप्लाई गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, तुम्हें वो इक्वेशन पता होनी चाहिए, वो अप्लाई कैसे करनी। ऐसे ये पेपर में लॉ की डेफिनेशन बस आएगी, नहीं तो मोल कंसेप्ट में इसके न्यूमेरिकल्स है। अब बताओ पूरा कंसेप्ट क्लियर हुआ, सबसे बड़ी डेफिनेशन आ जाएगी, द मोलर रेशियो ऑफ आवर गैसेस इन प्रोडक्ट्स एज वेल एज इन reactants will be same, will be some whole number multiple under similar conditions of टेम्परेचर एंड प्रेशर। कि उनमें टेम्परेचर और प्रेशर हर बार क्या रखना पड़ेगा, सेम। क्यों, अगर मैंने टेम्परेचर कम ज़्यादा किया,
मैं तो इनकी फॉर्म्स ही चेंज कर दूंगा। क्लियर। तो और एक तो सिंपल ही था, अगर मैंने प्रेशराइज कर दिया गैस के मॉलिक्यूल पास आ जाएंगे तो रहेंगे वो गैस, वो तो लिक्विड बन जाएगा। क्लियर, वो तो लिक्विड में कन्वर्ट। तो यही यहाँ पे कंसेप्ट था। अब बताओ सबको लॉ क्लियर हुआ? लिखवा दूं बड़ा सा डेफिनेशन? ये एग्जांपल्स लिख लो पहले, तभी करते हैं इसका। पहले ये तीनों एग्जांपल्स नोट कर लो, हाइड्रोजन, क्लोरीन और ऑक्सीजन के। हाँ हाँ, क्योंकि हमारा आज नहीं नेक्स्ट लेक्चर सारा मोल कंसेप्ट पे ही है फिर। हाँ जी अर्नब, क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ जी आने क्लियर हुआ ये टॉपिक पूरा? क्लियर यहाँ तक तो? ये ट्वाइस हो गया ना, इसलिए मैंने रिएक्शन को बैलेंस कर दिया। अब लिखवा दो इस लॉ की डेफिनेशन। तो दिस लॉ स्टेट्स दैट दिस this law states that when gases react together when gases react together they always do so they always do so in volumes they always do so in volumes which bears simple ratio which bears simple ratio to one another which bears simple ratio to one another and the volume of products provided। अब कंडीशन क्या लगा दी? provided these gases are considered under। तुम लोग बता दो क्या लिखूं आगे? ये समझ आ गया मेरा। आर कंसिडर्ड अंडर सिमिलर या अंडर सेम कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। गैसेस आर कंसिडर्ड अंडर सेम कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। हाँ जी, अब बताओ पूरा क्लियर हुआ मुझसे? क्लियर, पूरी डेफिनेशन क्लियर हुई? अब तुम में से एक के दिमाग में क्वेश्चन नहीं घूम रहा? पता क्या, ये मैं पहले क्लियर नहीं करता था, लास्ट ईयर तक नहीं करता था। फिर मुझसे ना किसी स्टूडेंट ने पूछा था, खन्ना सर मेरी मैम ना कुछ मैडम पेपर में क्लास में कराई थी बर्जीलियस एवोगैड्रो हाइपोथेसिस। मुझे तो सिंपल सा लॉजिक है, पर फिर मैंने देखा जब तुम्हारे स्कूल में टीचर्स ही पूछ रहे भी क्या है, तो फिर ये नेगेटिव ना जाए, खन्ना सर ने टॉपिक छोड़ दिया। मैंने वॉल्यूम्स लिखा है ना, तो वॉल्यूम लिखा है मैंने, आपको बताया ये एटम्स है या मॉलिक्यूल्स है। वॉल्यूम किस कंसिडरेशन में लेना है? वॉल्यूम शुड बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ एटम्स या वॉल्यूम को मॉलिक्यूल्स के बेस पे करना है ना? गुड, अगर आपने मॉलिक्यूल्स कहा,
पर बुक में ना एक साइंटिस्ट मेरे जैसा पहले आ गया था, बर्जीलियस। उसने कहा ये वॉल्यूम जो है दिस शुड बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ एटम्स। उसने क्या दिया, equal volume of all these gases under similar conditions of temperature and pressure will contain same number of atoms। उसने दे दिया एटम्स का कंसेप्ट। क्लियर? तो क्या हुआ उसकी टांग, इससे याद है जब मैंने आपको मोल कंसेप्ट कराया तब मैंने आपको क्लियर किया था, मैंने सिर्फ वॉल्यूम को रिलेट किया था मॉलिक्यूल्स के साथ, मैंने वॉल्यूम्स को एटम के साथ रिलेट नहीं किया था। तो मुझे लगा कि वो इतना मेन कर लिया तो ये क्यों करना है, पर इसको क्या था, वॉल्यूम को एक्सप्रेस किस में करना है, एटम्स या मॉलिक्यूल्स। गुड, अगर आप लोगों ने मॉलिक्यूल्स का था मॉलिक्यूल्स में, पर एक मेरे जैसा साइंटिस्ट आ गया, उसने हमें हाइपोथेसिस दे दी बर्जीलियस। जैसे अब इसके भी कह रहा हूँ, तुम्हें स्पेलिंग नहीं याद करने, पेपर में मैं दूंगा व्हाई दिस हाइपोथेसिस फेल्ड। याद है 10th क्लास तक वो किया होगा, मैथ्स में करते नहीं थे स्टैटिस्टिक्स वगैरह, शायद कोई तुम्हें भी कोई कराता हो, कोई केस स्टडी सी दे दी, फिर होता था प्रूव करो कि उस विलेज में कितने परसेंट पढ़े हैं कितने नहीं, हाइपोथेसिस लेते थे। तो ऐसे ये हाइपोथेसिस था कि एक ने पहले कंसेप्ट दे दिया, जब भी गैसेस का वॉल्यूम लेना है तो वॉल्यूम शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट, तो इसने नंबर ऑफ एटम्स का कंसेप्ट दे दिया। अगर इसने नंबर ऑफ एटम्स का कंसेप्ट दिया, मैंने भी एक एग्जांपल लिखा था हाइड्रोजन, इसको मैंने किससे कंबाइन किया था, क्लोरीन। यहाँ पे क्या मिला था, ट्वाइस HCl। उसने कहा वॉल्यूम कुड बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ एटम्स एंड दिस विल कंटेन सेम एटम। तो देखो यहाँ पे ये 1 है, ये पे 1 है, यहाँ पर ये क्या था 2, तो लॉजिकली लिख सकता हूँ यहाँ पे n एटम्स ऑफ दिस, इसके भी क्या लिख सकता था, n एटम्स ऑफ दिस। तो इसके आगे क्या लिख सकता था, 2 वॉल्यूम था तो यहाँ पे 2 कंपाउंड एटम्स आ जाएंगे, आ जाएंगे इसके, यहाँ पर 2 कंपाउंड एटम्स आर फॉर्म्ड। उसने कहा वॉल्यूम को एक्सप्रेस करो इन देयर एटम्स, तो अगर ये 1 वॉल्यूम था तो पक्का इनमें n एटम्स आ गए, यहाँ पे 2 वॉल्यूम था तो इसमें 2n एटम्स आ जाएंगे। अब यहाँ पे देखो मेरे पास यहाँ पर क्या आ गए, देयर यहाँ पर 2n आ गए कंपाउंड एटम्स। अगर मैं यहाँ पर 1 कंपाउंड एटम लिखता, 1 कंपाउंड एटम लिखता, तो मानते हो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हाफ एटम, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, हाफ एटम, यही आ जाएगा। डिवाइड बाय 2n कर दिया सबको, डिवाइड बाय 2n किया तो ये हाफ ऑफ एटम आ गए। अब ये एटम हाफ हो सकता है, डाल्टन सूरी के क्या कॉन्ट्राडिक्शन में आ गया। इसलिए क्या हुआ कि ये हाइपोथेसिस हमारी क्या थी, गलत है, कि जब भी मैंने वॉल्यूम को एक्सप्रेस करना है कभी एटम में नहीं कर सकता। क्यों, एटम्स तो क्या थे, इनडिविजिबल है। यहाँ पे तो एटम आधा आ रहा है, आधा एटम तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। आप मुझे कह दो खन्ना साहब मेरी लैब में पढ़ा, आज दिखाता हूँ, किसी की लैब में नहीं होगा। क्लियर? क्यों? क्योंकि ये स्टेबल ही नहीं है। दैट मीन दिस बर्जीलियस हाइपोथेसिस फेल्ड, ये फेल कर गया। इसको प्रूव करने के लिए आगे दूसरी हाइपोथेसिस आ गई, कौन सी, एवोगैड्रोस। फिर यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट आ गया, दैट इज एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस। अभी तक हमारा यही हाइपोथेसिस होल्ड गुड कर रहा है, इसलिए आगे जाके इसको नाम क्या दे दिया, एवोगैड्रोस लॉ। फिर एक आ गई एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस, इसने क्या कहा, वॉल्यूम कंसीडर करो गैसेस का अंडर सिमिलर टेम्परेचर एंड प्रेशर दिस विल ऑलवेज कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसने मॉलिक्यूल से रिलेट कर दिया और ये कंसेप्ट ठीक था, इसलिए हाइपोथेसिस से इसको नाम क्या दे दिया, एवोगैड्रोस लॉ। ये कई बार CBSE में तुम्हारे डिफाइन करना आता है। ये तो ये ना मोल कंसेप्ट शुरू करने से पहले एक सिंपल सा लॉजिक था, जब भी मैं वॉल्यूम की बात करूँ आई विल नेवर टॉक इन टर्म्स ऑफ एटम्स। क्यों? क्योंकि एटम तो इनडिविजिबल है, पर मॉलिक्यूल्स को मैं डिवाइड कर सकता हूँ, मॉलिक्यूल्स को हम लोग डिवाइड कर सकते थे। सो वी हैव टू कंसिडर दिस वॉल्यूम ऑलवेज इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्लियर? ये आगे बढ़ने से पहले लिखवा दूं, पहले बर्जीलियस हाइपोथेसिस डिफाइन लिख ले। दिस हाइपोथेसिस स्टेट्स दैट, फर्स्ट बर्जीलियस हाइपोथेसिस, this hypothesis states that first Berzelius all gases under similar conditions of, states that all gases under similar conditions of temperature and pressure contain, under similar conditions of temperature and pressure, under similar conditions of temperature and pressure contain equal number of atoms, contain equal number of atoms.
तो अगर तुम्हारे पेपर में गर्वित एक आसान सा क्वेश्चन आ जाए, व्हाई दिस हाइपोथेसिस फेल्ड, क्लियर, तो मुझे नहीं पता प्रदीप ने क्या क्या स्टेटमेंट लिख दी, तुम लोगों ने अगर ये एग्जांपल लिख दिया ना और आगे सिंपल सा वर्डिंग कर दो, दिस वाज इन कॉन्ट्राडिक्शन विद डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, दैट्स व्हाई दिस कंसेप्ट फेल्ड, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए तुम्हारी बुक में क्या लिखा है, क्लियर, सिर्फ डाल्टन्स को ये सेटिस्फाई नहीं कर पाया इसलिए इस कंसेप्ट को हमने गलत कर दिया। और ये नहीं कि डाल्टन से कोई हमें दुश्मनी थी, एटम सही बात थी, एटम डिविजिबल है ही नहीं, किसी की लैब में एटम है ही नहीं हमारे पास, सभी की लैब में हमारे पास क्या मॉलिक्यूल्स ही एग्जिस्ट करते हैं, क्लियर, तो ये हो गया पहला। अब एवोगैड्रोस करें, पहले ये एग्जांपल नोट कर लो, हाइड्रोजन, क्लोरीन और HCl। ये देख यहाँ पे मैंने ना 2n था, 1 कंपाउंड एटम कर दिया, तब मैं 2n से सबको डिवाइड कर दूं तो n और n कट गया, हाफ रह गया, इसको भी डिवाइड किया, n और n कट गया, हाफ रह गया। क्लियर हुआ? न्यूमेरिकल नहीं मैं पूछ रहा, समझ आया कि नहीं? ये वाला कंसेप्ट तो क्लियर है। आज न्यूमेरिकल ना जाकर रिवाइज करना तेजस्वी का, जिसको डाउट आया है, मैंने संडे को भी ना यहाँ पे आ जाना 10:30 पे, क्योंकि संडे को भी सारा दिन एडमिशन का कुछ ना कुछ तुम्हारी गुड इश्यू से चलता है, तो मैंने 10:30 बजे से इधर होना है। आप 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे और मुझे रिंग कर देना, ऐसा ना तुम लोग आओ और 12 बजे कोई था नहीं, मैं नीचे कहीं मार्केट कोई काम चला जाऊँ, तुम लोग रिंग कर देना, खाना सर मैं 15 मिनट में आ रहा हूँ, आधे घंटे में आ रहा हूँ, मैं तुम्हें यही मिलूंगा, क्लियर। तो मुझे अब डर लग रहा है जो तुम्हें न्यूमेरिकल्स कराए वो सारे थोड़े मुश्किल थे, आज रिवाइज करना जाके, डाउट हो तो संडे को जब मर्जी आ जाओ मेरे पास, क्लियर। अब करें ये एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस, इसके भी यही रिएक्शन फिर लिखूं, हाइड्रोजन, इसको कंबाइन किससे किया, क्लोरीन, इधर मैंने क्या बना दिया, ट्वाइस HCl, ये बना दिया। अब इधर भी 1 है, इधर भी 1 है और इधर भी 2 है, तो मैं यहाँ पर लिख दूँ इसका 1 मॉलिक्यूल, लिख दो इसका 1 मॉलिक्यूल, इसका भी 1 मॉलिक्यूल, तो इसके कितने मॉलिक्यूल्स आ गए यहाँ पर, 2 मॉलिक्यूल्स आ गए, आगे 2 मॉलिक्यूल्स, क्लियर। अब अगर मैं यहाँ पर कर दूं 1 मॉलिक्यूल ऑफ दिस, क्लियर, आप बताओगे इधर क्या लिखूं, फिर इधर क्या लिखूं, डिवाइड बाय 2 कर दिया, अगर डिवाइड बाय 2 किया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हाफ मॉलिक्यूल, और इधर भी मेरे पास क्या आ जाएगा, हाफ मॉलिक्यूल, क्लियर। मॉलिक्यूल को तो हम लोग खुद ही तोड़ते हैं जब रिएक्शंस होंगी, क्लियर, तो दैट मीन मॉलिक्यूल्स आर डिविजिबल, मॉलिक्यूल्स को मैं डिवाइड कर सकता था, इसलिए एवोगैड्रोस होल्ड गुड कर गया, इसलिए इसको आगे जाके नाम क्या दे दिया, एवोगैड्रोस लॉ। क्योंकि देख यहाँ पे भी मैं एक कंपाउंड एटम का फाइंड कर रहा था, मैंने यहाँ पर भी एक मॉलिक्यूल कर दिया इसका, अगर इसका एक मॉलिक्यूल किया तो डिवाइड बाय 2 करना पड़ जाएगा ऐसे। फाइंड ये किया कि जो यहाँ पे बेसिक आ गया मेरे पास कि जब भी मैंने वॉल्यूम कंसिडर करना का गैसेस का, वी शुड ऑलवेज कंसिडर इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, क्यों, मॉलिक्यूल्स आर डिविजिबल, मॉलिक्यूल को मैं तोड़ सकता था, एटम को तोड़ नहीं सकता था, सिर्फ ये प्रूव कर दिया, क्लियर, कि मॉलिक्यूल को जब भी वॉल्यूम की बात करना, वी शुड ऑलवेज टॉक इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। तुम सारे तो याद है मुझसे स्टार्टिंग से कर रहे थे, मैं तो 1 मोल लिखता था, इधर याद करो मैं 4 चीजें रिलेट करता था, क्या लिखता था, GAM, इधर लिखता था GMM, इधर वॉल्यूम, मैंने कहा था आपको इन दोनों को मैंने रिलेट करना है। अब क्लियर हुआ, वो यहाँ से पकड़ा था एवोगैड्रो से, क्यों, वॉल्यूम और एटम को कभी रिलेट नहीं कर सकते, क्यों, एटम तो डिविजिबल ही नहीं है, मॉलिक्यूल्स आर डिविजिबल, क्लियर, इसलिए मैंने आपको यहाँ से स्टार्ट किया था, वो नेक्स्ट लेक्चर में आएगा सारा, ठीक। अब जब ये कर दिया तो अब इसके बेस पे एवोगैड्रोस का सारी डेफिनेशन सेम आ जाएगी, वॉल्यूम्स अंडर सिमिलर कंडीशन टेम्परेचर एंड प्रेशर विल कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, चाहे इसे हाइपोथेसिस बोल दो चाहे बोल दो एवोगैड्रोस लॉ, क्लियर, ये CBSE में आपको डिफाइन करना आ जाता है, क्लियर हुआ सबको। तो अब ये इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गया, देख यहाँ पे 1 वॉल्यूम था तो 1 मॉलिक्यूल, 1 वॉल्यूम है तो 1 मॉलिक्यूल, यहाँ पे 2 वॉल्यूम था तो 2 मॉलिक्यूल्स आ गए। हाँ उसका जब करेगा, यहाँ पे तेरे पास क्या, नाइट्रोजन, इधर तेरे पास हाइड्रोजन, इधर तेरे पास क्या था, यहाँ पर अमोनिया की सिंथेसिस, क्लियर, तो यहाँ पे ट्वाइस और 3 किया था, यहाँ पे तेरे पास 1 वॉल्यूम था, इसका क्या आ गया 3 वॉल्यूम, इसका क्या आ गया 2 वॉल्यूम, तो हमें इधर 1 मॉलिक्यूल, इधर तेरे पास आ गए 3 मॉलिक्यूल, इधर तेरे पास आ गए 2 मॉलिक्यूल। अब भी देख इनकी रेशो घूम रही है 1:3:2,
और जब मैंने इसको किया 1 डिवाइड बाई 2 कर दो सबको, और मॉलिक्यूल्स तो क्या थे, डिविजिबल है, इससे हमें कोई फर्क नहीं है। वो तो हम लोग जब ऑर्गेनिक करेंगे ना, मैंने खुद मॉलिक्यूल्स को तोड़ना स्टार्ट करना है, क्योंकि तुम लोग 10th क्लास में याद है सिंपल सी रिएक्शन क्या लिखते थे, तुम्हारे पास यहाँ पर क्या है CH3COOH, इधर तुम्हारे पास क्या है NaOH, इसकी रिएक्शन करके क्या बनाते थे CH3COONA, साथ में क्या बनाते थे वाटर। हम लोग तो खुद मॉलिक्यूल को नहीं तोड़ रहे, क्लियर। इसलिए हमारे ना 11th क्लास में क्या होगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करते हुए हमारे पास इनकी मैकेनिज्म्स आ जाएगी। अभी तक तुम लोग पढ़ते थे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के कंसेप्ट, हम लोग क्या करेंगे, मॉलिक्यूल्स को तोड़ना शुरू करेंगे, वो मैकेनिज्म के कंसेप्ट हैं। तो यहाँ पे वी ऑलवेज टॉक इन टर्म्स ऑफ देयर मॉलिक्यूल्स, एटम की कभी बात ही नहीं करेंगे, क्लियर। इसलिए ये चैप्टर हमारा ना सारा बेसिक्स है जो आगे यूज में कहीं ना कहीं आते जाएंगे। अब लिखवा दूं एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस, लिख लो। व्हेन when gases are considered, all gases are under, when रहने दो, all gases under similar conditions of temperature and pressure, all gases under similar conditions of temperature and pressure contain equal number of molecules. All gases under similar conditions of temperature and pressure contain equal number of molecules। और देखो इसको कैसे तोड़ सकते थे, अगर किसी को करना सर इसको तोड़कर भी दिखा दो। ये HH है, यहाँ पर भी क्या था ClCl, यहाँ पर क्या था मेरे पास ट्वाइस HCl था, है ना। जब मैंने इधर HCl कर दिया HCl, तो इधर मैंने क्या आपको एक H ये दूसरे Cl से कंबाइन करके HCl बना दिया। बेसिकली मैंने इसको हाफ नहीं कर दिया, हाफ नहीं कर दिया। और एटम तो एग्जिस्ट करता है, स्टेबल है या नहीं वो बात की बात है, क्लियर। एग्जिस्ट तो करता है हाइड्रोजन एलिमेंट्स, तभी तो हमारी सारी आगे पढ़ाई आई। तो एटम्स जो है वो नहीं टूटेंगे, मॉलिक्यूल्स कैन बी ब्रोकन, इनको ब्रेक कर सकते थे। अब बताओ मेरे साथ पूरा आज के लेक्चर का लॉजिक क्लियर हुआ, पूरा क्लियर। अब ना तुम लोग मुझे बताओ, मुझे मोल कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं, डर लग रहा है अभी तुम्हारे साथ। यहाँ तक कोई डाउट अगर है न्यूमेरिकल का, कोई भी जो अभी किए, कोई डाउट है बता दो, मैं उसे रिपीट कर देता हूँ। अच्छा चल, अच्छा इस बोर्ड का यही फायदा है। ये देख ये आ गई मेरे पास, क्लियर। ये क्या था 1 वॉल्यूम, ये भी 1 वॉल्यूम, ये क्या था 2 वॉल्यूम था। बर्जीलियस ने क्या कहा, इस वॉल्यूम को एक्सप्रेस कर दो इन टर्म्स ऑफ एटम, तो मैंने इसके क्या कर दिए n एटम्स, इसके भी क्या कर दिए n एटम्स, तो ये ट्वाइस था, तो ये 2n कंपाउंड एटम्स हो जाएंगे। कंपाउंड मीन्स यहाँ पे मैंने एटम्स को इकट्ठा कर दिया, जैसे हम लोग 10th में करते थे। एक हमारा होता है केमिकल कंपाउंड, केमिकल कंपाउंड में क्या होता था, मैंने चीज़ों को इकट्ठा कर दिया H और Cl को, जैसे और Na और OH को इकट्ठा कर दिया। पर जब मैं Na अकेले बात कर रहा हूँ वो एलिमेंट था, O की बात कर रहा था ऑक्सीजन एलिमेंट था, पर जब मैंने NH बोला उसे क्या बोल दिया, कंपाउंड, क्लियर। तो यहाँ पे क्या था, ये एटम जब कंबाइन कर गए तो मेरे पास क्या कंपाउंड एटम की फॉर्मेशन आ गई। कंपाउंड मीन्स एटम को इकट्ठा कर दिया, मॉलिक्यूल नहीं मैंने लिखा, क्यों, इसने कहा था मॉलिक्यूल का नाम भी नहीं लेना। आप कैसे करना था, लिख दो 2 मॉलिक्यूल, है ना, आप कह रहे 2 मॉलिक्यूल लिख दो। पर उसने बर्जीलियस ने क्या कहा, इसको एटम लेकर चलना है, तो इसलिए नाम क्या दे दिया, कंपाउंड एटम। अलग अलग था ठीक, जब एटम इकट्ठे हो गए कंपाउंड बना दिया उन्होंने, इसलिए नाम दे दिया कंपाउंड एटम। अगर मैं यहाँ पे 1 कंपाउंड एटम करता तो मैंने 2n से सबको डिवाइड कर दूं। अगर 2n से डिवाइड किया, n और n कट गया, हाफ रह गया, n और n कट गया, हाफ रह गया। इधर 2n से किया 1 कंपाउंड एटम आ गया। एक कहता खन्ना सर ठीक है, अच्छा कंसेप्ट तो आ गया, तो में से एक ने मुझे रोक दिया, खन्ना सर मैंने तो पढ़ा था डाल्टन थ्योरी कहता है एटम्स आर नॉट डिविजिबल, आपने तो एटम को तोड़ दिया, दैट मींस दिस कंसेप्ट फेल्ड, ये कंसेप्ट फेल कर गया। जब ये कंसेप्ट फेल कर गया, फिर आ गया पिक्चर में एवोगाड्रोस, इसने हमें नया कंसेप्ट दिया गया था, वॉल्यूम को एक्सप्रेस करना है या रिलेट करो इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो मैंने क्या किया, अब इसको मॉलिक्यूल्स के साथ रिलेट कर दिया, 1 1 2, तो ये 1 मॉलिक्यूल, ये 1 मॉलिक्यूल, तो ये कितने आ गए 2 मॉलिक्यूल्स। अगर अब इसका एक मॉलिक्यूल करूं तो मीन्स डिवाइड बाय 2 कर दूं, तो ये भी हाफ और ये भी हाफ। हाइड्रोजन का हाफ करूं, हाइड्रोजन एटम आ गया, एटम तो एग्जिस्ट करता है। ऐसे यहाँ पे Cl2 इसका हाफ किया, क्लोरीन एटम आ गया,
स्टेबल है या नहीं वो बात की बातें हैं, पर ये एग्जिस्ट करता है। और ये ना तुम्हारे स्कूलों में टाइट्रेशंस कराएंगे, वहाँ पे ये नेसेंट ऑक्सीजन को हम लोग ना बोलते हैं नेसेंट ऑक्सीजन और नेसेंट हाइड्रोजन। तो ये मेरे ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट करते हैं। जो मुझे देगा नेसेंट ऑक्सीजन एटम, तो वो क्या होगा, स्टेबल नहीं होता है। तो क्या होता है, हम लोग ना इनको रिएक्शंस में ही बनाते हैं, रिएक्शंस में ये कंज्यूम हो जाते हैं। तो मुझे ध्यान में है, अगर मैंने बोला आपको एल्केलाइन KMnO4, एल्केलाइन KMnO4 और कुछ करेगा या नहीं, मुझे नेसेंट ऑक्सीजन देगा, नेसेंट ऑक्सीजन दैट विल बी एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तुम्हारे स्कूलों में टाइट्रेशंस कराएंगे, 11th में नहीं कराई तो 12th में हमारे बोर्ड की टाइट्रेशन आएंगे, क्लियर। वहाँ पे KMnO4 की टाइट्रेशन है, पोटाशियम परमैंगनेट, वहाँ पे ये कंसेप्ट आएंगे। इन रिएक्शन को प्रॉपर नाम कह देते हैं इन सीटू। जो चीज़ मेरे पास स्टेबल नहीं है उसे मैंने रिएक्शन में बनाया, रिएक्शन में खत्म, उनको बोलते हैं इन सीटू। इन सीटू दैट मीन साइट पे ही बनाया, साइट पे कंफ्यूज यूज कर दिया। ये मैं भी करता था यूनिवर्सिटी में जब थे, क्लियर। मुझे याद है कई चीज़ें स्टेबल नहीं होते थे, हम लोग क्या करते थे, उनको आइस बकेट में बनाते थे, क्योंकि लो टेम्परेचर पे उनकी थोड़ी सी स्टेबिलिटी बढ़ जाती थी। तो हम लोग खुद कई बार आइस लेके आते थे मार्केट से, आइस लाकर बकेट सी बनानी, उसमें वेसल रखने, फिर उनकी रिएक्शंस को हम लोग मूव करते थे। तो ये सारे वहाँ पे आते थे कंसेप्ट। अभी ध्यान रखो, एटम्स तो डिविजिबल नहीं है, और यहाँ पर क्या था, एटम नहीं मॉलिक्यूल को तोड़ा है बस। अब क्लियर। मुझे खुद ना स्टार्टिंग में ये बड़े मुश्किल लगते थे, कंपाउंड एटम में लिख के कैसे समझाऊं, और धीरे धीरे अब एग्जांपल से बना दिए, क्लियर। हाँ जी, आने कोई न्यूमेरिकल, कौन सा? हाँ, वो था मेरे पास, ये देखो 6.488 ग्राम ऑफ लेड, इसको शायद कंबाइन किया था 1.002 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन से, और बना क्या दिया था हम लोगों ने, लेड पर। एक और मैंने आपको लेड पर बनाने का मेथड दिया था, उसमें कहा था शायद ये आ गया था 13.38% ऑफ ऑक्सीजन, क्लियर। ये दो थे याद है। इस लेड को कंबाइन किया था, ऑक्सीजन बनाया था लेड पर, एक मेथड। दूसरे मेथड में मैंने कहा था लेड ऑक्साइड पर बनाया, उसमें ऑक्सीजन कितना 13.38। अब कहा था शो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन होल्ड्स गुड और नॉट, क्लियर। तो देख यहाँ पे परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन दिया है, इसमें भी मैं परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकाल लूँ। अगर परसेंटेज निकालनी है, उसका वेट कहाँ लिखना था, ऊपर, तो 1.002 ऊपर आ गया, नीचे टोटल करना था। इसलिए आज जब मैंने न्यूमेरिकल कराया, मैंने कराया था कॉपर ऑक्साइड, और यहाँ पे मैंने ऑक्साइड नहीं लिखा, ऑक्सीजन है, दैट मीन ये अलग अलग वेट्स है। अगर अलग अलग है तो मैंने यहाँ पर 6.488 साथ में 1.002 और इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया, ये था परसेंटेज फाइंड करने का, क्लियर। अच्छा चल, मैंने आज पहला न्यूमेरिकली ये कराया था कॉपर ऑक्साइड। जब कॉपर ऑक्साइड मिला तो मीन्स सारा का सारे कंपाउंड का वेट इकट्ठा कर दिया, क्लियर। आज घर जाके ना जितने न्यूमेरिकल्स किए रिवाइज करना जरूर, क्योंकि मुझे ना तुम्हारे चेहरे देख के डर लग रहा है कि समझ मुश्किल, डर लग रहा है। तो ट्राई करना, नहीं आएंगे रात को 1 बजे भी जागता मिलूंगा, चाहे फ़ोन कर लेना, करना सर बताना ये क्या है, ठीक। और पता है क्या, मेरे स्टूडेंट तुम लोग ऐसे अटैच रही हो मेरे साथ। एक स्टूडेंट था मेरा, वो पढ़ता था प्रभात के टाइम, तो अब बताओ वो स्टूडेंट मेडिकल कॉलेज सेलेक्ट भी होगी 32 के, और मुझे कब पता लगा, जब उसका कोई कज़न मेरे से पढ़ने आया, कहते खन्ना सर वो आपकी स्टूडेंट थी, वो 32 मेडिकल में है। तो मैं कहा मेडिकल कॉलेज चली, तब बताया नहीं। और रात को मुझे 4 बजे कई बार उसका फ़ोन आता था, प्रभात के टाइम 4 बजे, खन्ना सर क्या कर रहे, मैं कहा 4 बजे मैं क्या करूँगा भाई। तो 4 बजे मैं कहा बोल, तू बोल, तूने क्या पूछना है। वो 4 बजे डाउट्स लेकर बैठ जाती थी सुबह प्रभात के टाइम, वो ऐसी स्टूडेंट थी। और जब सिलेक्ट होगी मुझे बताया तक नहीं, क्लियर। तो तुम लोग बस ऐसे मन लगा के पढ़ो आराम से, केमिस्ट्री मुश्किल नहीं है। आज न्यूमेरिकल जाके पढ़ना, कोई मुश्किल लगे मुझे बता देना, मैं रिपीट कर दूंगा। अपना बड़ा टाइम पड़ा लेक्चर्स का, ठीक। चलो करो, और आज नहीं कराता आगे, मूल कंसेप्ट आज नहीं शुरू करेंगे, वो नेक्स्ट लेक्चर, ठीक। और एक ना संडे को भी मैंने इधर होना है, आपके मम्मी पापा ने अगर मुझसे मिलना है, फॉर्म भी दे देना मुझे, ताकि मैं फिर वो लड़के को दे दूँ, वो ग्रुप्स में ऐड करना है। एक ग्रुप तो तुम्हारा बना, आपको शायद ऐड नहीं किया, कर दूंगा, क्लियर। एक व्हाट्सएप ग्रुप तो मैंने बना दिया था, एक मेरा ऐप भी है, मैंने ऐप में ऐड करके ना ये जो सारे लेक्चर्स हैं